नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनामिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27 मई 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। पहले आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस देख लेते हैं। हमारे आज की वीडियो में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन तथा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जैसी संस्थाओं का नाम आया है, जिसे मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। तो इनके बारे में जानने के लिए आप स्लाइड्स को ध्यान से पढ़िए और साथ में वीडियो के लास्ट में जिन इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स को हम कवर करते हैं, उन्हें देखने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। देश में कोविड-19 रोगियों को जो ठीक होने की जो रेट है वो बढ़कर 41.61% हो गई है, जो कि मार्च में 7.1% थी। कोरोना वायरस के कारण जो डेथ रेट है वो 3.30% से घटकर 2.87% रह गई है, जो कि वर्ल्ड में सबसे कम है। लॉकडाउन और कंटेनमेंट के लिए सरकार के जो उपाय थे, उनके कारण भारत में 1 लाख की जनसंख्या में 10.7 लोग ही इन्फेक्टेड हुए, जबकि इसकी तुलना में वर्ल्ड में 1 लाख की आबादी पर 69.9 लोग जो हैं वो इन्फेक्टेड हुए हैं। तो हमारे यहाँ पे इन्फेक्शन का रेट और डेथ रेट दोनों ही वर्ल्ड के मुकाबले काफ़ी कम है। 1 लाख की आबादी पर वर्ल्ड में 4.5 लोगों की डेथ हो रही है, जबकि भारत में 1 लाख की आबादी पर केवल 0.3 लोगों की डेथ हो रही है, जो कि वर्ल्ड में सबसे कम है। कोविड-19 से बुजुर्गों की मृत्यु दर जो है वो लगभग 50%, जबकि अन्य बीमारियों से भी जूझ रहे इन्फेक्टेड लोगों की डेथ रेट 73% है। तो जिन लोगों को कोई और बीमारी पहले से है, उनके लिए कोविड-19 जैसी बीमारी और खतरा लेकर आती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल ने बताया कि फिलहाल देश में रोजाना 1 लाख से ज़्यादा सैंपल्स की कोविड-19 जो है टेस्टिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश भर में अब 612 जो लेबोरेटरीज हैं उनमें जांच की सुविधा उपलब्ध है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा के उपयोग के बारे में आईसीएमआर के महानिदेशक ने कहा कि ये दवा जो है वो मलेरिया से निपटने में व्यापक रूप से इस्तेमाल की जा रही है और इसमें वायरस रोधी गुण भी हैं। आजकल इस बात को लेकर थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है क्या वो कोविड-19 के इलाज में कारगर है या नहीं है। तो भारत में जो स्टडीज हुई हैं उसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के किसी प्रमुख दुष्प्रभाव का पता नहीं चला है। ये दवा कोविड-19 के निवारक उपचार के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए और ये साफ सलाह दी गई है कि ये दवा खाली पेट ना ली जाए। परिषद ने इस बात पर भी बल दिया कि उपचार के दौरान एक बार ईसीजी करा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी से निपटने के कार्य में लगे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं हमारे, उनके लिए ये दवा लाभदायक मानी जा रही है। कोरोना वायरस के लिए ये दवा जो है, जो हेल्थ वर्कर जो हमारे जो जिसके इलाज में लगे हैं, उनके लिए बनाए जाने वाली जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैं, उनके नमूनों की जांच अब हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा निर्धारित तकनीकी मानदंडों के अनुसार 9 लेबोरेटरीज में की जा रही है। ये जो पीपीई किट होती हैं, ये स्वास्थ्य कर्मियों के पूरे शरीर को ढकने के लिए बनाए जाते हैं और जो टेस्टिंग के जो मानदंड हैं वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार हैं। तो अगर ये अच्छी क्वालिटी के नहीं तो कहीं ना कहीं हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ को भी खतरा ये पैदा कर सकते हैं। पीपीई को इस तरह से बनाया जाता है कि इसमें विषाणुओं को फैलाने वाले जो तरल पदार्थ हैं या जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वे इनके आर पार से ना गुजर सकें। सभी सरकारी खरीद एजेंसियों और प्राइवेट हॉस्पिटल को सलाह दी गई है कि वे जो सर्टिफाइड एजेंसीज हैं उन्हीं से इन चीज़ों को खरीदें। पीपी के अंदर की एक और जो विशिष्ट प्रमाण संख्या जो है उसका प्रिंट होना जरूरी है उसमें, और खरीद एजेंसियों को ये सलाह दी गई है कि वे जो सप्लायर्स हैं उन द्वारा भेजे गए सामान में से नमूने कलेक्ट करें और मान्यता प्राप्त जो प्रयोगशालाएं हैं उनमें उनकी जाँच करवा लें ताकि उनके सही होने का पता लग पाए। बात करते हैं वंदे भारत मिशन की। हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने आज वंदे भारत मिशन की समीक्षा की और बैठक में अभियान को अधिक प्रभावी बनाने पर विचार किया गया। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि वंदे भारत मिशन के सेकंड फेज की विस्तार पर विचार विमर्श किया गया। इसके तहत 60 देशों से लगभग 1 लाख भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान के थर्ड फेज की तैयारियों पर भी चर्चा की गई और प्रवेश स्थलों को बढ़ाने और फीडर उड़ानों की भी योजना बनाई जा रही है। विदेश मंत्री ने बताया कि ईरान से भारतीय मछुआरों को लाने का जो काम है वो जून में किया जाएगा। वंदे भारत मिशन के तहत विदेश से 9 विमानों में भारतीयों को केरल लाया जा रहा है। इनमें से 8 गल्फ कंट्रीज से और 1 इजराइल से भारतीयों को लेकर आएगा। अबू धाबी, दुबई और बहरीन से यात्रियों को लेकर विमान कल देर शाम कोझिकोड पहुंचा। 2 विमान जो थे वो कोच्चि पहुंचे, जिनमें से एक दुबई से और एक दूसरा तेल अवीव से भारतीयों को लेकर आया। दुबई और अबू धाबी से 2 विमान तिरुवनंतपुरम और कन्नूर पहुंचे। बिहार में वंदे भारत मिशन के अंतर्गत एयर इंडिया का जो 4th विमान है वो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में फंसे 127
यात्रियों को लेकर कल शाम गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। केंद्र सरकार ने विदेशों से भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन के सेकेंड फेज में 169 उड़ानों को शामिल किया है। बढ़ते आगे बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने चार्टर्ड और प्राइवेट जो फ्लाइट्स हैं उनकी उड़ान की अनुमति दे दी है। इनमें हेलीकॉप्टर और माइक्रोलाइट विमान भी शामिल हैं। इन सेवाओं का लाभ लेने वाले व्यक्तियों को उड़ान से कम 45 मिनट पहले हवाई अड्डे पहुंचना होगा। हालांकि जो बहुत ज़्यादा वृद्ध व्यक्ति हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और गंभीर रूप से जो बीमार लोग हैं, उन्हें इन सेवाओं का उपयोग ना करने की सलाह दी गई है। एयर एम्बुलेंस के मामले में ये शर्त लागू नहीं होगी। मंत्रालय ने कहा है कि सभी यात्रियों के आरोग्य सेतु ऐप की जांच भी की जाएगी। बात करते हैं आरोग्य सेतु ऐप की। देश में कोविड-19 रोगियों के संपर्क में आए रोगियों का पता लगाने, इन्फेक्शन के क्षेत्रों की जानकारी और सेल्फ असेसमेंट के लिए जो महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु है वो अब ओपन सोर्स हो गया है। हमारा नीति आयोग जो है उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कल नई दिल्ली में ये घोषणा करते हुए कहा कि ट्रांसपेरेंसी, प्राइवेसी और सिक्योरिटी जो है वो शुरू से ही आरोग्य सेतु ऐप के मुख्य सिद्धांत रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये अनोखी बात है क्योंकि वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी सरकारी उत्पाद को इस हद तक ओपन सोर्स नहीं किया गया है। श्री अमिताभ कांत ने कहा कि आज 11 करोड़ 50 लाख जो लोग हैं वो आरोग्य सेतु ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये काफ़ी बड़ी संख्या अपने आप में। इसे प्रत्येक स्मार्टफोन पर डाउनलोड किया जा सकता है और ये ऐप 12 भाषाओं में उपलब्ध है। बढ़ते आगे बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की। सरकार ने पर्यटन उद्योग को एक बड़ी छूट देते हुए होटलों और आवासीय इकाइयों की स्वीकृति और वर्गीकरण की जो वैलिडिटी है उसकी तारीख 30 जून तक के लिए बढ़ा दी है। पर्यटन मंत्रालय जो है वो होटलों का वर्गीकरण जो है स्टार रेटिंग के आधार पर करता है और इसके अंतर्गत विभिन्न सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए होटलों को 5 स्टार्स, 5 स्टार डीलक्स, लेगेसी विंटेज, होम स्टेज और गेस्ट हाउसेज जैसी विभिन्न कैटेगरीज में रखा जाता है। सरकार ने फैसला किया कि जिन होटलों और अन्य आवास इकाइयों की स्वीकृति या प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने वाली है या समाप्त हो चुकी है, अब वो 30 जून तक के लिए वैध होगी। इसके अलावा पर्यटन मंत्रालय ने सभी श्रेणियों के टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंटों और टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों को भी दी गई स्वीकृति जो है उसको 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। पहले से स्वीकृति प्राप्त ऐसे ऑपरेटर जिनकी वैधता अवधि 20 मार्च से लॉकडाउन जारी रहने की अवधि के दौरान समाप्त होने वाली है या हो गई है, अगर उन्होंने रिन्यूअल के लिए आवेदन किया है तो उसे बढ़ा दिया गया है। बढ़ते आगे, भारत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं जिनसे कोविड-19 रोगियों के परीक्षण के लिए RT-PCR जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो टेस्ट किट बोलते हैं उसके उत्पादन में मदद मिलेगी। हमारा जो नेशनल बायोमेडिकल रिसोर्स इंडिजनाइजेशन कंसोर्टियम जो है उसकी गवर्निंग बॉडी की जो अध्यक्ष डॉक्टर किरण मजूमदार शाह जो हैं उन्होंने कहा कि बंगलुरु में जो अपना IIS है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, और एक प्राइवेट कंपनी रिच कोर लाइफ साइंसेज, उनके सहयोग से 2 ऐसे एंजाइम टेक पॉलीमरेज और रिवर्स ट्रांसे की खोज की गई है जिनका उपयोग RT-PCR टेस्ट किट बनाने में किया जा सकता है। तो हमारे यहाँ पर कोविड-19 की जांच के लिए एक सस्ती किट बनाने का कदम उठाया गया है। बढ़ते आगे, सरकार ने कहा है कि वे देश भर में खासतौर पर जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनमें हाई क्वालिटी युक्त शिक्षा और शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए वचनबद्ध हैं। हमारे HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि सरकार ने इस साल शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े फैसले किए हैं और यांग में सिक्किम जो यूनिवर्सिटी है उसका स्थायी परिसर बनाने की अनुमति दे दी गई है। सिक्किम सरकार ने यूनिवर्सिटी के लिए 300 एकड़ ज़मीन अलॉट की है जिनमें से करीब 266 एकड़ ज़मीन जो है उसको ट्रांसफ़र किया जा चुका है। श्री निशंक ने कहा कि सरकार ने अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, दिल्ली और पुदुचेरी में 6 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो हैं उनके लिए 4,371 करोड़ रुपए पहले ही मंजूर कर लिए हैं। बात करते हैं आज की सेकेंड लास्ट खबर की। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग और फिशरीज गिरिराज सिंह जो है उन्होंने कहा कि केंद्र ने मछली पालन के क्षेत्र पर विशेष जोर दिया है। नई दिल्ली में कल उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई नीली क्रांति आर्थिक क्रांति की दिशा में अग्रसर हो रही है। तो जो ब्लू रेवोल्यूशन होता है, नीली क्रांति, वो मछलियों के उत्पादन से संबंधित होती है, ये ध्यान रखिएगा आप। उन्होंने कहा कि नीली क्रांति के अंतर्गत सरकार रोजगार, उत्पादन और निर्यात पर ध्यान केंद्रित कर रही है। बात करते हैं आज की लास्ट खबर की। हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कल 4 धाम सड़क संपर्क परियोजना के तहत चंबा में बनाई गई 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया। उन्होंने सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अधिकारियों से कहा कि इस सुरंग से
चार धाम राजमार्ग के ऋषिकेश धरासू और गंगोत्री मार्ग के यात्रियों के समय में काफ़ी बचत होगी। इससे चंबा के में भीड़ भाड़ से राहत मिलेगी और क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गडकरी ने बताया कि ये परियोजना निर्धारित समय से 3 महीने पहले अक्टूबर में पूरी होगी। तो ये आज की खबरें थी। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 27 मई है। 27 मई 1851 को लंदन में वर्ल्ड का पहला चेस टूर्नामेंट जो है उसका आयोजन हुआ था, जिसे अडोल्फ एंडरसन ने जीता था। 27 मई 1937 को सैन फ्रांसिस्को पेनिनसुला को मैरिन काउंटी से जोड़ने वाले द गोल्डन गेट ब्रिज को आम जनता के लिए खोला गया था। तो ये बड़ा फेमस ब्रिज है अमेरिका के अंदर। 27 मई 1963 को जोमो केनियाटा जो है वो केन्या के पहले प्रधानमंत्री चुने गए थे। 27 मई 1985 को ब्रिटेन चीन को हांगकांग वर्ष 1997 में लुटाने पर सहमत हो गया था और इसे आगे चलकर 1 जुलाई 1997 को सौंप दिया गया था चीन को। 27 मई 1997 को एक ऐसी टीम नॉर्थ पोल पहुंचने में सफल रही जिसमें केवल महिलाएं थी। इसमें 20 ब्रिटिश वुमेन थी जिन्होंने नॉर्थ पोल तक पहुंचने में सफलता पाई। और 27 मई 1919 को दक्षिण भारत के फेमस जो सोशल रिफॉर्मर हैं कांदुकुरी वीरेशलिंगम, उनकी डेथ चेन्नई में हुई। साथ में हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी डेथ भी 27 मई 1964 को हुई। दिल्ली में जो उनकी समाधि है उनका नाम शांति वन है, आपको पता होगा। दोस्तों ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट प्लीज हिट द लाइक बटन, subscribe to my channel, share it with all your friends and do not forget to press the bell icon. Thank you दोस्तों, bye.